गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत करता हूं वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास के व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट के अंतर्गत दूसरा पाठ व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। व्यवसाय के अंदर हम दो चीज़ें जो है वो मेनली इंक्लूड करते हैं, इंडस्ट्री और कॉमर्स, यानी कि उद्योग और वाणिज्य। उद्योग का मतलब हो गया चीज़ों के प्रोडक्शन से, और कॉमर्स का मतलब हो गया वो जो प्रोडक्ट की गई चीज़ें हैं, जो बनाई गई चीज़ें हैं, उनको कस्टमर तक पहुंचाने से। तो आज हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं? व्यवसायिक क्रियाओं का प्रकार, उद्योग, उद्योगों के प्रकार, वाणिज्य का अर्थ, वाणिज्य के अंग, और उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में अंतर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यवसायिक क्रियाएं दो हिस्सों में डिवाइड किया था। अभी मैंने आपको बताया था व्यवसाय का मतलब इंडस्ट्री और कॉमर्स को मिलाकर बना गया है। उद्योग और वाणिज्य दोनों को मिला दें तो व्यवसायिक क्रियाएं आ जाती हैं। वहीं वाणिज्य को फिर हम आगे दो हिस्सों में बांट देते हैं, व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं। वस्तुओं का उत्पादन करने और उनको उत्पादन स्थान तक पहुंचाने, यानी कि उपभोक्ताओं की पहुंच तक पहुंचाने की जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं वो सब व्यवसायिक क्रियाएं यानी कि व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। उत्पादन संबंधी क्रियाओं को उद्योग कहा जाता है और उत्पादित वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक यानी कि कस्टमर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने की क्रिया को हम कॉमर्स यानी कि वाणिज्य के नाम से जानते हैं, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। चलिए डिटेल में शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आ जाता है उद्योग क्या है, व्हाट इज द इंडस्ट्री। वे समस्त क्रियाएं जिनके माध्यम से कच्चे माल को तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है उद्योग कहा जाता है। या फिर कहें तो उद्योग से तात्पर्य वस्तुओं के उत्पादन और निर्माण से है, या फिर वे सभी आर्थिक क्रियाएं जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती हैं उद्योग कहलाती हैं। उद्योगों के अंतर्गत प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए पदार्थों के रूप में उपयोगिता सृजन करके उन्हें उपभोग योग्य बनाया जाता है। ठीक है, तो प्रकृति के द्वारा जो चीज़ें हमें मिली हैं उनको हमारे लिए यानी कि कस्टमर के लिए उपयोगिता बनाए रखने के लिए जो चीज़ें भी, जो भी एक्टिविटीज़ सारी की सारी की जाती हैं वो सभी उद्योग की श्रेणी में आती हैं। तो उद्योगों के अंदर जो है वो तीन प्रकार के माल तैयार होते हैं हमारे। सबसे पहला है उत्पादक माल, इसको पूंजीकृत माल भी कहा जाता है। जिन वस्तुओं को दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि मशीनरी हो गई, मशीनरी बनाई जाती है कहीं और लेकिन उसका यूज़ किया जाता है कहीं और। प्लांट हो गया, या कोई भी टूल हो गया, यंत्र वगैरह हो गए। टूल बनाने की फैक्ट्री अलग होगी लेकिन टूल कहाँ यूज़ हो रहे हैं, मान लो पेचकस है, पेचकस बनाने की फैक्ट्री जो है मान लो अहमदाबाद में है, लेकिन वो पेचकस कहाँ यूज़ हो रहा है, वो जो बिजली का काम करता है वो उसको यूज़ कर रहा है, वो फिर कहीं पर भी हो सकता है, इंडिया में, विश्व में, किसी भी सिटी में, किसी भी गांव के अंदर। तो वो उत्पादक माल हमारे कहलाते हैं। फिर दूसरा हमारा माल आ जाता है उपभोक्ता माल, कंज्यूमर गुड्स। जिन वस्तुओं को सीधा उपभोग में लाया जा सकता है उन्हें उपभोक्ता माल कहते हैं। जैसे कि डबल रोटी, कपड़ा, दवाइयाँ, यानी कि सीधा कंज्यूमर तक पहुंच गई, वो सीधा जो है वो उपभोक्ता तक चीज़ें पहुंच गई, फैक्ट्री में बनती है। और तीसरा मध्यवर्ती माल, इंटरमीडिएट गुड्स। कई उद्योग ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन करते हैं जिनको किसी दूसरे उद्योग में प्रोसेस करके कोई नई वस्तु बनाई जाती है। ऐसी वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि प्लास्टिक, यानी कि प्लास्टिक बना कोई और है, उस प्लास्टिक का यूज़ कोई और कर रहा है। जैसे कि मान लो इस्पात का जो है वो कारखाना जो है वो किसी कंपनी का है, उस इस्पात को मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बसेस आदि बनाने के लिए प्रयोग में लाया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएंगी? मध्यवर्ती माल। रबड़ हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस प्रकार की सारी चीज़ें हमारी मध्यवर्ती माल कहलाती हैं। फिर उद्योगों के प्रकार डायग्राम से समझिए, फिर उसको डिटेल में समझते हैं। उद्योगों को जो है वो हमने तीन प्रकार की श्रेणियों में बांटा है, प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीय श्रेणी के उद्योग, या फिर इनको हम सेवा उद्योग के नाम से भी हम जानते हैं। तो प्राथमिक उद्योग सबसे पहले हम पढ़ते हैं। प्राथमिक उद्योगों में वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके द्वारा
जो हमने सबसे पहला पॉइंट बनाया हमारा प्राथमिक उद्योग, गौण उद्योग और तृतीय श्रेणी, ये तीनों ही प्रकार की जो हैं वो हमारे उद्योग होते हैं। इनके जो हैं वो सब हो गए, जैसे कि जैनिक उद्योग हो गया, जैसे कि पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण। फिर निष्कर्षण उद्योग हो गया, खनन, खुली खान, कृषि। फिर निर्माणी उद्योग में आ जाते हैं, जैसे कि चीनी, सीमेंट, कपड़ा। रचनात्मक उद्योग में आ जाते हैं भवन, सड़क, पुल, यातायात, बैंकिंग। ये सभी जो है वो तृतीय श्रेणी के उद्योग में आ जाते हैं। इनको हम अब डिटेल में पढ़ते हैं एक एक उठाकर कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हम प्राथमिक उद्योग को लेते हैं। प्राथमिक उद्योग में वे क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं जिनके द्वारा प्राकृतिक साधनों, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाता है। यानी कि जो अशोधित कच्चे माल का उत्पादन करते हैं, जिनको पहले यूज नहीं किया गया है, उनको हम उनसे जो उत्पाद बाद में बनाए जाएंगे उनको हम प्राथमिक उद्योग के नाम से जानते हैं। देखिए, प्राथमिक उद्योग प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध करवाता है। यानी कि प्राकृतिक रूप से जो हमें चीजें मिल रही हैं उनका वो यूज करता है और उसका कच्चा माल दूसरे जो इंडस्ट्रीज हैं उससे जुड़ी हुई उनको उपलब्ध करवाता है। जैसे उदाहरण के लिए जेनेनिक उद्योग, जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेनिक हिंदी में बोला जाता है, जेनेटिक अंग्रेजी में। उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से है जिनके अंतर्गत पशुओं, वनस्पतियों की नस्ल में सुधार करने और उन्हें और ज्यादा उपयोगी बनाने का किया जाता है। उदाहरण है ये। इन उद्योगों में मुर्गी पालन आ जाता है, पशुपालन आ जाते हैं, पौधारोपण इत्यादि, ये सारे के सारे आ जाते हैं। जेनेटिक्स से जुड़ी हुई सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो हमारी आ जाती हैं प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत। फिर दूसरी आती है हमारी निष्कर्षण उद्योग। कौन से होते हैं? वे उद्योग होते हैं जिनके अंतर्गत पृथ्वी, जल या फिर वायु आदि पदार्थ निकाला जाता है, जैसे कि हमारी खाने हो गई, या फिर कोयले की कुएं, खाने जो हैं वो हमारी सबसे ज़्यादा जो है वो झारखंड हमारे स्टेट में, इंडिया में पाई जाती हैं। फिर लोहा हो गया, गैस हो गई, तेल इत्यादि निकालना हो गया, या फिर खुली खानों से पत्थर निकालना आ गया। ये सारी की सारी क्या कहलाती है? हमारी निष्कर्षण उद्योग। ये हमारे प्राथमिक उद्योग में आते हैं। तो हमारे पास में ये दो प्रकार के प्राथमिक उद्योग जो होते हैं, जेनेनिक जो जेनेटिक के ऊपर काम करते हैं, पशुपालन, मुर्गी पालन, पौधारोपण इत्यादि हो गए। निष्कर्षण उद्योग हमारे हो गए जैसे कि प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करते हुए, जैसे कि कोयले की खदानें हो गई, लोहा हो गया, गैस इत्यादि हो गई, जो प्राकृतिक रूप से हमें जो है वो पृथ्वी से हमें प्राप्त होती हैं। फिर हमारा दूसरा आ जाता है गौण उद्योग, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। पहले से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण करना, यानी कि प्राथमिक के बाद में सेकेंडरी आ गया। गौण उद्योगों से अभिप्राय पहले से उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण करना है। जैसे कि कपास का उत्पाद करना प्राथमिक उद्योग की श्रेणी में आ जाएगा, और उस कपास से जब हम कपड़ा बनाएंगे तो फिर वो हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि गौण उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। ये भी हमारी दो प्रकार की होते हैं। पहला निर्माणी उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। निर्माणी उद्योग से क्या अभिप्राय हमारा है? जिसमें कच्चा माल यानी कि अर्धनिर्मित है, जो सेमी फर्निश्ड जिसको हम बोलते हैं, पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, जो मशीनों और मानव की सहायता से जो है वो तैयार माल में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि कपास से कपड़ा, कच्चे लोहे से इस्पात, या फिर इस्पात से कोई बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह बनाना, गन्ने से चीनी बनाना, बांस से कागज बनाना, या फिर पत्थर से सीमेंट, यानी कि कुछ ना कुछ नया निर्माण कर रहे हैं वो। इसको हम 4 हिस्सों में बांट सकते हैं निर्माणी उद्योग को। विश्लेषणात्मक उद्योग में, जिसके अंतर्गत एक वस्तु से अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल, जो मिट्टी का तेल होता है हमारा, गैसोलीन इत्यादि, वो हम निर्माण कर लेते हैं। फिर प्राविधिक उद्योग हमारे आ जाते हैं, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, इसी निर्माणी उद्योग के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत जितने कच्चे भी होते हैं, कच्चे माल, उनके विभिन्न उत्पाद प्रक्रिया से निकालकर उपयोगी वस्तुएं तैयार की जाती हैं, जैसे कि गन्ने से चीनी तैयार कर लेना। फिर हमारे आ जाते हैं इसी के अंदर सम्मिश्रण उद्योग आ जाते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों के अंतर्गत अनेक कच्चे पदार्थों को मिलाकर एक नया उपयोगी पदार्थ तैयार किया जाता है, जैसे कि चूना, पत्थर, जिप्सम, कोयला इत्यादि को मिलाकर सीमेंट तैयार करना, यानी कि कोई मिक्स करके की चीज़ों को एक प्रोडक्ट बनाना, कई सारी चीज़ों को मिक्स करके। फिर हमारे आ जाते हैं असेंबलिंग इंडस्ट्रीज, संयोजक उद्योग।
इस श्रेणी में वे उद्योग आ जाते हैं जिनमें विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित पुर्जों को जोड़कर नई उपयोगी वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जैसे कि साइकिल, मोटरसाइकिल, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, कंप्यूटर, स्कूटर इत्यादि। ये सभी के सभी हमारी जो है वो निर्माणी उद्योग के अंतर्गत आती हैं। फिर हमारा दूसरा इसके अंदर जो प्रकार है गौण उद्योगों का, वो है रचनात्मक उद्योग, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। इन उद्योगों में दूसरे उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करके रचनात्मक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि सीमेंट, लोहा, ईंट, लकड़ी इत्यादि का प्रयोग करके बिल्डिंग वगैरह तैयार करना, पुल वगैरह तैयार करना, सड़कें, बांध इत्यादि का जो है निर्माण करना। ऐसे उद्योग प्राय ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं जो स्थायी प्रकृति की होती हैं, यानी कि फिक्स्ड एसेट की श्रेणी में जो है अकाउंटेंसी में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और इनका प्रयोग प्राय सार्वजनिक हितों के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे दो प्रकार के गौण उद्योग होते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं तृतीय श्रेणी के उद्योग। सेवाओं का उत्पादन तृतीय श्रेणी के उद्योग में आता है। तृतीय श्रेणी के उद्योगों को हम सर्विस इंडस्ट्रीज के नाम से जानते हैं। सेवा उद्योगों में उन सेवाओं को शामिल किया जाता है जो व्यवसाय को निर्बाध गति से चलाने में मदद करते हैं, मतलब कोई रुकावट ना आए बीच में, जैसे कि यातायात हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा हो गया, हमारे एडवर्टीजमेंट्स हो गए, हमारे वेयर हाउसेज हो गए। आजकल इनको जो है वो सभी को सेवाओं के उद्योगों के नाम से हम जानते हैं, सर्विसेज इंडस्ट्रीज के नाम से हम जानते हैं। किनको जानते हैं? तृतीय श्रेणी के उद्योगों को। तो ये सभी के सभी, जैसे यातायात, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई बैंकिंग का काम करता है, ये सभी के सभी हमारे सर्विसेज के अंदर आ जाते हैं। तो तृतीय श्रेणी के उद्योगों का क्या अभिप्राय होगा? जो सेवाओं का उत्पादन करते हैं वो हम सभी तृतीय श्रेणी के उद्योगों के जो है वो अंतर्गत हम डालते हैं। व्यवसाय में अनेक प्रकार की बाधाएं भी उत्पन्न होती हैं, हम सभी जानते हैं। जोखिम, रिस्क हमने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। ये बाधाएं और उनको दूर करने वाले सेवा उद्योग कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, यातायात उद्योग की। वित्त यानी कि पैसे संबंधी बाधा अगर आ जाए, कोई कमी आ जाए, तो फिर वहाँ हमारी कौन हेल्प करेगा? बैंक इंडस्ट्री हमारी का हेल्प करेगी। जोखिम इत्यादि होते हैं, आग लग जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की बाधाओं में हमारी जो है वो कौन सी सर्विस इंडस्ट्री सहायता करेगी? इंश्योरेंस सेक्टर हमारा हेल्प करेगा। फिर हमारे प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक पहुंचाने के लिए ये भी एक जो है वो चैलेंज होता है, इसमें हमारी कौन मदद करता है? एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री हमारी करती है। फिर जो हम माल तैयार कर रहे हैं, जो स्टॉक हम जो तैयार कर रहे हैं, उसको इकट्ठा रखने के लिए जो है वो समस्या आएगी, माल कहाँ पर स्टोर करें, उसके लिए हमारे पास वेयर हाउसिंग इंडस्ट्रीज यानी कि संग्रहण उद्योग हमारी हेल्प करता है। तो ये जो है सर्विसिंग उद्योग जो है हमारा है, ये तृतीय श्रेणी का उद्योग जो है, ये पहले जो दो हमारे जो टाइप आए थे उनकी मदद करने के लिए है। तो ये हमारे हो गए उद्योगों के प्रकार। ये उदाहरण आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यातायात उद्योग, बैंकिंग उद्योग, बीमा उद्योग, विज्ञापन उद्योग, संग्रहण, ये सभी मैंने आपको बता दिया कि किस प्रकार की समस्या में आपकी हेल्प करेंगे। चलिए आज के टॉपिक का दूसरा बड़ा विषय वाणिज्य यानी कि कॉमर्स। अर्थ जान लेते हैं पहले इसका। वाणिज्य उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाले व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, सूचनाओं की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं। तो सभी क्रियाएं वो हैं जो व्यक्ति, स्थान, समय, वित्त, सूचनाओं आदि की बाधाओं को दूर करने के लिए हम जो जो क्रियाएं करेंगे वो सभी वाणिज्य के अंतर्गत हमारी आ जाती हैं। वाणिज्य एक आर्थिक क्रिया होती है, हमने पहले ही पढ़ लिया था, तो जिसका प्रारंभ उत्पादन से होकर अंत उपभोग तक होता है। मतलब जहां प्रोडक्शन शुरू हो गया और कस्टमर तक पहुंचा दी, वहां से जो है वो पूरी की पूरी प्रोसेस जो है वाणिज्य कहलाती है। उत्पादित वस्तुओं को उत्पादन स्थान से, जहां पर वो चीजें बनाई गई हैं, उपभोग स्थान यानी कि मार्केट जहां पर कस्टमर पहुंचता है तक पहुंचाने के लिए एक लंबा और कठिन रास्ता है ये। तो उत्पादन कार्य उद्योग के क्षेत्रों में आता है, जबकि शेष कार्य वाणिज्य के क्षेत्र में आएंगे। ठीक है, तो उत्पादन से जब तक प्रोडक्ट का उत्पादन नहीं होता तो उद्योग में आ जाएगा, उसके बाद जितना भी कार्य होगा वो सारा का सारा वाणिज्य के अंदर आ जाएगा। इस प्रक्रिया में हम कैसे शुरू करते हैं? सर्वप्रथम तैयार माल को कारखानों से थोक विक्रेता तक पहुंचता है, ठीक है, होलसेलर के पास। उसके पश्चात यही माल फुटकर व्यापारी के पास पहुंच जाता है। इस प्रक्रिया का अंतिम चरण होता है फुटकर विक्रेताओं द्वारा माल उपभोक्ताओं को बेचना। लेकिन
यहाँ बात समाप्त नहीं हो जाती हमारी। माल के इस क्रय विक्रय अथवा वितरण में अनेक प्रकार की समस्याएं भी उत्पन्न होंगी, जैसे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यातायात के साधनों की आवश्यकता, माल की सुरक्षा के लिए बीमा, वित्त संबंधी समस्याओं के लिए बैंकिंग, माल को स्टॉक रखने के लिए हमें गोदामों की आवश्यकता पड़ेगी। तो माल के संबंध में सूचना उपलब्ध करवाने के लिए हमें विज्ञापन की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार वाणिज्य के अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय और उससे संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने के लिए की जाने वाली समस्त क्रियाएं वाणिज्य कहलाती हैं। ठीक है, फिर से एक बार बोल देता हूं इसका अर्थ। वाणिज्य का अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं के योग से है जो वस्तुओं के आदान प्रदान में उत्पन्न होने वाली व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त व सूचना की बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है, वाणिज्य कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाणिज्य के अंक। सबसे पहला व्यापार और दूसरा है हमारा अंग व्यापार की सहायक क्रियाएं। तो हमारे वाणिज्य के कितने अंग हो गए? हमारे वाणिज्य के 2 अंग हो गए कंपोनेंट्स ऑफ कॉमर्स, अंग्रेजी में बोले तो व्यापार यानी कि ट्रेड, और व्यापार में सहायक क्रियाएं एक्सिलरीज टू ट्रेड। चलिए पहले वाले अंक के ऊपर चलते हैं हम। व्यापार यानी कि ट्रेड। पहले व्यापार के टाइप्स में जाने से पहले थोड़ा सा इसका अर्थ बता देता हूं। व्यापार का साधारण सा है बिल्कुल। व्यापार का अर्थ लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से। ठीक है, बिल्कुल साधारण सा एक लाइन में याद रह सकता है। व्यापार का अर्थ लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं के क्रय विक्रय से, यानी कि वस्तुओं की खरीद बेच जो हो रही है किस उद्देश्य से? लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से। या फिर मैं कहूं तो व्यापार का अभिप्राय क्रेता और विक्रेता दोनों के पारस्परिक लाभ हेतु वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय यानी कि एक्सचेंज, लेन देन से है। जो व्यक्ति इन क्रियाओं को करते हैं उन्हें हम व्यापारी कहते हैं तथा उनकी क्रियाओं को व्यापार कहते हैं। व्यापार छोटे से बड़े, बड़े से बड़े स्तर पर किया जा सकता है। जैसे कि एक व्यक्ति रेहड़ी पर माल रखकर बेचता है तो वो भी व्यापार है। गलियों में खुली हुई छोटी छोटी दुकानों को भी व्यापार के अंग मान लेते हैं हम। या फिर बाजारों में बड़े बड़े शोरूम, डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि इजी डे हो गया या विशाल मेगा मार्ट्स हो गया या बहुत बड़े बड़े जो मॉल हो गए, वो सभी के सभी व्यापार के अंग कहलाएंगे। यही भी नहीं, व्यापार स्थानीय स्तर से लेकर राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर जो हम अभी पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा आ गया देसी व्यापार, जिसको हम कहेंगे होम ट्रेड। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय किसी देश की सीमाओं के अंदर ही किया जाता है तो हम उसे देशी व्यापार कहते हैं। 3 प्रकार का होता है ये देसी व्यापार। स्थानीय व्यापार। स्थानीय व्यापार किसी गांव, कस्बे या जिले तक सीमित रहता है। इस व्यापार के अंतर्गत दैनिक उपभोग एवं नाशवान प्रकृति की वस्तुएं आती हैं, जैसे कि ताजे फल हो गए, मिठाइयाँ, दूध, सब्जियां आदि जो हम डेली रूटीन में हम यूज करते हैं। फिर राज्य व्यापार आ जाता है, इसका दूसरा टाइप देसी व्यापार का। स्थानीय व्यापार से ऊपर उठकर जब एक व्यापारी राज्य स्तर पर व्यवहार करने लगता है, व्यवहार कह सकते हैं, व्यापार कह सकते हैं, तो वह राज्य या फिर प्रांतीय व्यापार कहलाता है। जैसे कि किसी राज्य के विभिन्न जिलों के मध्य होने वाला व्यापार। उदाहरण के लिए अनाज हो गया, दालें हो गई या फिर बर्तनें हो गई। जैसे पीतल के बर्तन रेवाड़ी में बनाए जाते हैं तो वहाँ से बर्तन जो है वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुँचाना, तो फिर हम उसको कहेंगे स्टेट ट्रेड। और तीसरा आ जाएगा इसमें इंटरस्टेट यानी कि अंतर्राज्यीय। जब व्यापार एक ही देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत व्यापार करते हैं तो फिर उसको अंतर्राज्यीय व्यापार कहते हैं। जैसे कि सेब जो है वो हिमाचल से देश के विभिन्न राज्यों के अंदर जो है वो पहुंचाए जाते हैं। तो 3 टाइप मैंने आपको इसको बताई हैं देसी व्यापार की, स्थानीय व्यापार, राज्यीय व्यापार और अंतर्राज्यीय व्यापार। ठीक है, और इन तीनों को अगर हम मिला दें तो थोक व्यापार और फुटकर व्यापार निकल के आता है। देसी व्यापार के अंतर्गत स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय, जिसको अंतर्राज्यीय व्यापार कहा गया, तीनों भागों को जो है वो फुटकर व्यापार के अंतर्गत हम शामिल कर लेते हैं।
थोक व्यापार से क्या अभिप्राय होता है? ऐसे व्यापार से जिसके अंतर्गत थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में उत्पादकों अथवा निर्माताओं या उनके अधिकृत एजेंटों से माल खरीदकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में फुटकर यानी कि रिटेलर्स व्यापारी को बेचता है। तत्पश्चात फुटकर व्यापारी क्रय किए गए माल को उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेचता है। यानी कि हमारे पास तो सबसे लास्ट में आता है जो थोड़ी थोड़ी मात्रा में हमारे पास होता है। फिर दूसरा आ जाता है हमारा विदेशी व्यापार। जब व्यवहारिक या फिर व्यापारिक व्यवहार किसी देश की सीमाओं को पार करके दूसरे देश में पहुंच जाता है तो हम उसको विदेशी व्यापार कहते हैं। जब हमारे देश के अंदर ही होता है तो हम उसे देशी व्यापार कहते हैं। जब देशों की सीमाओं को पार करके दूसरे देश में चला जाता है तो हम उसको विदेशी व्यापार के नाम से जानते हैं। विदेशी व्यापार का महत्व जो है वो डे टू डे जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कारण बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं कर सके। तो क्या हुआ, किसी न किसी वस्तु के लिए उसे विदेशों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। इस प्रकार प्रत्येक देश कमी वाली वस्तुओं को विदेशों से क्रय कर लेता है और अधिक्य यानी कि ज्यादा वाली वस्तुओं को विदेशों में विक्रय कर देता है। तो विदेशी व्यापार के भी जो है वो 3 अंग हैं। सबसे पहला आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी से माल क्रय करता है तो इसे आयात व्यापार कहा जाता है। जैसे कि भारत जो है वो ईरान से पेट्रोलियम क्रय करता है क्योंकि भारत में पेट्रोलियम की कमी है, तो इसे हम कहेंगे भारत के लिए आयात व्यापार कहा जाएगा। फिर दूसरा निर्यात व्यवहार, इसका बिल्कुल विपरीत है, एक्सपोर्ट ट्रेड। जब एक देश का व्यापारी दूसरे देश के व्यापारी को माल का विक्रय करता है तो इसे निर्यात व्यापार कहा जाता है। जैसे भारत जो है वो सूती वस्त्र हो गई, चाय हो गई या जूट इत्यादि का विदेशों को विक्रय करता है तो इसे भारत के लिए निर्यात व्यापार कहा जाएगा। मतलब जो चीज़ हमारे देश में अधिक बनती है हम उसको निर्यात करते हैं, जो चीज़ हमारे देश में कम रह जाती है हम उसको दूसरे देशों से आयात करते हैं। फिर तीसरा पुनः निर्यात व्यापार। जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे मध्यस्थ जब एक देश द्वारा माल किसी अन्य देश से आयात करके किसी तीसरे देश को निर्यात किया जाता है तो ऐसे व्यवहार को पुनः निर्यात व्यवहार कहते हैं। इस प्रकार के व्यापार में एक देश 2 देशों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करता है तथा माल बंदरगाह पर उतरवाकर या फिर बिना उतरवाए ही निर्यात कर देता है। उदाहरण अगर इसमें हम लेना चाहें तो इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका से माल आयात करके अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात करता है। यानी कि इंग्लैंड अफ्रीका से खरीद रहा है, इंग्लैंड प्रोडक्शन नहीं कर रहा किसी चीज़ों की। इंग्लैंड ने क्या किया, अफ्रीका से माल खरीदा और यूरोप की अन्य कंट्रीज हो गई जैसे कि फ्रांस, स्पेन, इटली इत्यादि, वहां पर जो है उन चीज़ों को सेल कर रहा है। तो इस प्रकार के व्यापार को हम पुनः निर्यात व्यापार कहते हैं। तो ये हमारे व्यापार के टाइप हो गए। अब व्यापार की सहायक क्रियाएं, एक्सिलरीज ऑफ ट्रेड, हमारी वाणिज्य का दूसरा पॉइंट। डायग्राम से समझेंगे, बड़ी आसानी से समझ में आएगा। व्यापार वाणिज्य में व्यापार के साथ साथ व्यापार की सहायक क्रियाओं को भी शामिल किया गया। ऐसी सभी क्रियाएं जो व्यापार में आने वाले विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती हैं व्यापार की सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। तो व्यापार के विभिन्न प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं। मैंने आपके आगे जो है वो डायग्राम में दिखाई हैं 6 प्रकार की बाधाएं। इन्हीं 6 को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या हुआ, व्यापार में आने वाली विभिन्न बाधाओं को दूर करने के लिए जो है वो सहायक क्रियाएं की जाती हैं। तो अब हम पॉइंट टू पॉइंट जो है वो इन सारी बाधाओं को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला व्यक्तियों की बाधाएं आ सकती हैं जिसमें हमें समाधान के लिए हमें क्या चाहिए, मध्यस्थता। मध्यस्थता क्या है, वस्तुओं के उत्पादक सीमित मात्रा में होते हैं और उनके उपभोक्ता असंख्य होते हैं। यानी कि बनाने वाले कम हैं वस्तुओं को, लेकिन उन वस्तुओं को यूज करने वाले बहुत अधिक संख्या में। इसीलिए प्राय ऐसा संभव नहीं हो पाता कि उपभोक्ता सीधे ही उत्पादकों से
अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीद ले। इस प्रकार वस्तुओं के क्रय विक्रय अथवा व्यापार में पहली समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसे व्यक्तियों की समस्या कहते हैं। यानी कि हम डायरेक्ट फैक्ट्री से जाकर कितने के लोग ले लेंगे सामान। उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य संपर्क स्थापित करने के लिए मध्यस्थों की आवश्यकता पड़ती है। मध्यस्थों में क्या क्या आ जाते हैं, जैसे कि थोक विक्रेता हो गया, फुटकर विक्रेता इत्यादि हो गए। थोक व्यापारी उत्पादकों से बड़ी संख्या में वस्तुओं को क्रय करके फुटकर व्यापारियों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में बेच देते हैं, और फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं की उपलब्धता करवा देते हैं। इस प्रकार उत्पादक से लेकर उपभोक्ता तक एक चेन सिस्टम जो है वो तैयार हो जाता है। और इस चेन सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, पहले तो आ जाएगा उत्पादक जो वस्तुओं को बना रहा है, वो उससे ले लेंगे थोक विक्रेता दे देगा फुटकर विक्रेता को, और फुटकर विक्रेता जो जैसे कि दुकानदार हो गए हमारे शहरों में होते हैं, वो हमारे तक यानी कि उपभोक्ता तक पहुंचा देगा। तो पहली तो ये समस्या हमारी दूर हो गई मध्यस्थता के साथ। फिर दूसरी है स्थान की समस्या। तो इसको दूर कैसे करेंगे हम, परिवहन एवं संदेश वाहन के द्वारा। प्राय सभी वस्तुओं का उत्पादन कुछ विशेष स्थानों पर ही होता है। यूं तो है नहीं कि हर जगह बनाई जा रही हैं वो चीजें, हर सिटी में नहीं पॉसिबल हैं, जबकि उसके उपभोक्ता जो हैं वो हर सिटी में मिल जाएंगे, हर गांव के अंदर मिल जाएंगे, या फिर कहें तो उत्पादक और उपभोक्ता भौगोलिक रूप से दूर दूर होते हैं। इस प्रकार व्यापार में एक और बाधा उत्पन्न होती है कि वस्तुओं को उत्पादक स्थान से उपभोक्ता स्थान तक कैसे पहुंचाएं। तो इस बाधा को दूर कौन करता है, हमारे ट्रांसपोर्ट उद्योग। परिवहन द्वारा वस्तुओं को उनके स्थान तक पहुंचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है जहां उनकी आवश्यकता होती है। स्थान की बाधा का एक और जो है दूसरा पहलू भी हो सकता है कि उपभोक्ता व क्रेता दूर दूर स्थान पर होते हैं। यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है कि वस्तुओं के क्रय विक्रय के सौदे कैसे तय किए जाएं, डीलिंग कैसे की जाए। इस समस्या के समाधान के लिए संदेश वाहन द्वारा जो है वो हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा। संदेश वाहन में क्या आ जाते हैं हम, जिनसे हम अपना संदेश देते हैं, जैसे कि ईमेल हो गया, मोबाइल्स हो गए, टेलीफोन वगैरह हो गए, पत्र लेखन हो गया, या फिर फैक्स वगैरह हो गई। तो इनकी सहायता से जो है वो हम स्थान की बाधा को हम दूर कर सकते हैं। तो ये कम्युनिकेशन एक इसका जो है वो सोर्स हो गया, समस्या का समाधान हो गया। फिर तीसरे नंबर पे आ जाती है हमारी समय की समस्या, जिसको संग्रहण के द्वारा हम दूर करेंगे। नॉर्मली यह देखा जाता है कि वस्तुओं के उत्पादन तथा उपभोग के मध्य समय की अवधि में काफ़ी अंतर हो सकता है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन एक विशेष मौसम में ही किया जाता है, जबकि उसका उपभोग पूरे वर्ष में नियमित रूप से किया जाता है। जैसे कि चीनी का उत्पादन जो है वो नॉर्मली सर्दियों में किया जाता है, नवंबर से मार्च के बीच में, परंतु इसकी मांग जो है वो पूरे वर्ष तक बनी रहती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमें जो है वो वेयर हाउस, संग्रहण, गोदामों इत्यादि की हमें आवश्यकता पड़ती है। फिर चौथे नंबर पे है जोखिम। जोखिम के लिए तो फिर हमें इंश्योरेंस ही चाहिए होता है। वस्तुओं के क्रय विक्रय छोटे स्तर पर हो या फिर बहुत बड़े स्तर पर हो, वस्तुओं के संग्रहण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, ये सारी की सारी क्या है, जोखिम भरी जो है वो कार्य हैं सारे। माल क्षति हो सकती है, माल चोरी हो सकता है, आग लग सकती है, या प्राकृतिक रूप से कोई आपदा आ जाए, तो इन सभी की समस्याओं का समाधान हमारे पास में इंश्योरेंस के रूप में है। तो इंश्योरेंस कंपनियां व्यापार में अनेक प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती हैं। फिर वित्त संबंधी, पैसा, बिना पैसे तो व्यापार नहीं चलेगा। वित्त को व्यवसाय की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसकी आवश्यकता कच्चे माल से लेकर, मतलब कच्चा माल जब हम क्रय करते हैं तब हमें पैसे की आवश्यकता पड़ती है, और निर्मित माल के विक्रय तक पड़ेगी। प्राय व्यवसायियों के पास वित्त अपर्याप्त मात्रा में होता है, जिसका उन्हें बाहर से प्रबंधन करना पड़ता है। इस प्रकार क्रय की गई वस्तुओं का भुगतान दूरस्थ स्थानों पर करने की समस्या उत्पन्न होती है। विदेशों से माल आयात करने पर लेटर ऑफ क्रेडिट की आवश्यकता पड़ती है, जो हम अपने आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, साख पत्र। इन सभी बाधाओं को बैंकिंग की मदद से हम जो है वो बैंक्स की मदद से हम इन सभी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। व्यापार हमने पढ़ा देशी विदेशी, तो उनका पैमाना बहुत बड़ा है, दूर दूर तक फैले हुए हैं।
तो वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम केवल बैंकों पर निर्भर नहीं रह सकते। कंपनियां वित्त प्राप्ति के लिए यानी कि पैसा इकट्ठा करने के लिए अंश यानी कि शेयर्स, ऋण पत्र हो गए, डिबेंचर्स इत्यादि भी समय समय पर जारी करती रहती है। इस माध्यम से वित्त प्राप्ति में शेयर बाजार, स्टॉक एक्सचेंज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमने सुना हुआ, BSE बोलते हैं उसको, एक NSE या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो दिल्ली में है, तो वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका पूरे डिटेल में है आगे। क्योंकि शेयर बाजार में अंशों आदि का क्रय विक्रय आसानी से किया जा सकता है, इसलिए लोग कंपनियों में अंश क्रय कर लेते हैं, और क्रय करने का मतलब वित्त समस्या जो है वो कंपनी की दूर होती है। और हमारी आखिरी बाधा क्या हो सकती है? सूचना की बाधा, यानी कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसकी सूचना हम मार्केट में कस्टमर तक कैसे पहुंचाएं। तो इतनी ज़बरदस्त मतलब आज के टाइम पे कंपटीशन जो है वो व्यवसाय में आ गया है। आप व्यापार में पर्याप्त धन निवेश करके इस इंतजार में बैठे रहें कि ग्राहक स्वयं आपके पास आ जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ग्राहकों को अपने प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित करने के लिए, उनको अपने उत्पादों की पूरी जानकारी देने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट नामक समाधान, सॉल्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी। विज्ञापन संभावित क्रेताओं के ज्ञान में वृद्धि करता है, जिससे ग्राहक एक विशेष वस्तु की ओर आकर्षित होता है और उसे क्रय करता है। तो हमारी समस्या का समाधान जो है वो विज्ञापन करता है। तो ये जो हमारी 6 जो समस्याएं थी, वस्तुओं के क्रय विक्रय में व्यक्ति, स्थान, समय, जोखिम, वित्त, सूचना इत्यादि की जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं, तो इनके समाधान भी हमने पढ़ लिए। मध्यस्थ, परिवहन एवं संदेश वाहन और वेयर हाउस, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन आदि की सहायता ले लेते हैं। तो इन सभी की क्रियाओं की मदद से हमारी जो है वो ये सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इन सभी को मिला दें हम तो उसको हम वाणिज्य की संज्ञा दे सकते हैं। चलिए, आज का हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, उद्योग, वाणिज्य और व्यापार में अंतर। तो मैं बेसिस के बारे में आपको बताता हूँ, फिर उसको डिवाइड करता हूँ उसमें। सबसे पहले क्रिया। उद्योग वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। क्या एक्टिविटी करते हैं, मतलब क्रिया का मतलब उद्योग वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। वाणिज्य वस्तुओं और सेवाओं का वितरण करता है, और व्यापार क्रय विक्रय करता है। दूसरा, पूंजी की आवश्यकता। उद्योगों में बड़ी मात्रा में जो है वो पूंजी की आवश्यकता होती है। वाणिज्य में स्थायी पूंजी कम चाहिएगी और कार्यशील पूंजी ज़्यादा चाहिएगी। उद्योग में दोनों चाहिए, स्थायी और कार्यशील दोनों। और व्यापार में स्थायी पूंजी कम चाहिए होती है, और हमारी कार्यशील पूंजी जो है वो व्यापार की प्रकृति में निर्भर करेगी कि कितना बड़ा है और कितना छोटा है। फिर स्कोप, हमारा क्षेत्र। उद्योग प्राथमिक, गौण और सेवा उद्योगों में आते हैं, ये हमारे तीनों में आ जाएगा। फिर वाणिज्य, इसके अंतर्गत व्यापार और व्यापार में सहायक क्रियाएं आ जाती हैं, हमने पढ़ा है ये अभी। और व्यापार में देशी और विदेशी हमारे शामिल किए जाते हैं। उसके बाद में चौथा हमारा आधार का अंतर है उपयोगिता सृजन, यूटिलिटी। उद्योगों के अंतर्गत फर्म यूटिलिटी का सृजन होता है और उपयोगिता होती है हमारी यहाँ पे। और वाणिज्य के अंतर्गत स्थान और समय उपयोगिता को जो है वो ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। इसके अंतर्गत व्यापार द्वारा पैदा किए जाने वाले स्वामित्व उपयोगिता को भी शामिल किया जाता है, क्योंकि व्यापार वाणिज्य का ही एक अंग है। और हमारा व्यापार के अंतर्गत आ जाता है उपयोगिता। इसके अंतर्गत स्वामित्व उपयोगिता का सृजन क्रय और विक्रय के माध्यम से किया जाता है। तो उपयोगिता मतलब यूटिलिटी, कितना कहाँ कहाँ यूज किया जा सकता है, उसके बारे में जिक्र किया गया है हमारा। और हमारा पांचवा आ जाता है आधार अंतर्गत। उद्योगों में अधिक जोखिम होता है, क्योंकि साइज में भी बड़े होते हैं। तो और वाणिज्य में उद्योगों की अपेक्षाकृत कम जोखिम होता है, और व्यापार में सबसे कम जोखिम होता है। और हमारा अंतर का आखिरी आधार है एक दूसरे पर निर्भरता। वाणिज्य तथा व्यापार दोनों उद्योगों पर निर्भर करते हैं, क्योंकि उद्योग नहीं होगा तो फिर वाणिज्य और व्यापार भी नहीं होगा। वाणिज्य व्यापार के बिना संभव नहीं है, क्योंकि व्यापार इसका एक मुख्य अंग है। तो वाणिज्य उद्योग हो गए, उद्योगों ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसको वाणिज्य जो है वो आगे संभालता है,
और आगे किसके पास भेजेगा, व्यापार के पास, और व्यापार ही नहीं होगा तो फिर वाणिज्य अपने आप में खत्म हो जाएगा। व्यापार के अभाव में वाणिज्य और उद्योग का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो व्यापार ही नहीं होगा तो प्रोडक्ट बनाने और प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।